कुछ बात करेंगे अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से। अभी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की, उसने ये कंफर्म किया है कि पाकिस्तान को रवा हफ्ते के आखिर में जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसकी बाकायदा तौर पर ऑफ़र हुई है, दावत दी गई है। सो पाकिस्तान इन मुज़ाकरात का हिस्सा बनेगा। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान मिडनाइट हैमर जैसे ऑपरेशन की तकरार नहीं चाहेगा, इसलिए मुज़ाकरात की उम्मीद रोशन है। ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ बातचीत जारी है, मगर ये देखना बाकी है कि क्या वाकई कोई नतीजा निकलता है। दूसरी जानिब ईरान ने एक बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल करते हुए अमेरिका को जो दरख्वास्त की थी कि मुज़ाकरात तुर्की से ओमान मुंतकिल कर दिए जाएं, उस पर हमने देखा कि पॉजिटिव सिग्नल आया वाशिंगटन से। अब ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम मुज़ाकरात जुमे को ओमान में होंगे। ईरानी सदर का कहना है कि अमेरिका से मुज़ाकरात कौमी मफादात के दायरे में रहकर ही किए जाएंगे। दूसरी जानिब अमेरिका ने बहीरा अरब में ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया। सो अब ये जो हम देख रहे हैं, एक टेंशन का माहौल अब भी बरकरार है कशीदगी के। ये जो मुज़ाकरात हैं, क्या इनका वाकई कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा और पाकिस्तान का इस सारी सिचुएशन में कितना अहम किरदार है? पाकिस्तान क्या कोई डील ब्रेक करवा सकता है? इस पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब के साथ ज़ाहिर शाह शिराजी साहब सीनियर एनालिस्ट, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। उनको वेलकम करते हैं। शाह साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। पाकिस्तान के ख़ास तौर पर अगर हम किरदार को देखें, क्योंकि अभी कशीदगी बड़ी हुई है। अमेरिकी सदर हम देख चुके हैं कि कितनी थ्रेट इस हवाले से दे चुके हैं। ईरान भी रेडी था। ईरान की जानिब से ये बयानात आना कि ट्रिगर पर हमारी उंगली है और हम भी तैयार हैं हर तरह से रिस्पांस के लिए। उसके बाद ये एक ब्रेक थ्रू होना कि अब मुज़ाकरात फाइनली होने जा रहे हैं, हमें कितनी उम्मीद लगानी चाहिए इन मुज़ाकरात से, और पाकिस्तान के किरदार को आप किस हद तक देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अमना। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो पाकिस्तान के किरदार पे बात करते हैं। मेरे ख्याल में 3 लोग ऐसे थे इस वक्त जो कि इस तमाम चीज़ों को डिफ्यूज़ कर सकते थे, और मेरे ख्याल में अमेरिका को एक सेफ एग्जिट चाहिए, क्योंकि इन्होंने इराक में, अफगानिस्तान में, फिर सीरिया में, और इवन हम समझे गजा में जो इजरायली जंग में शमूलियत इख्तियार करने के बाद जो उसका हशर हुआ है, मेरे ख्याल में ट्रंप ने बिल्कुल धमकी और प्रेशर और टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए इब्राहिम लिंकन को भी यहाँ भिजवा दिया, और शायद ये प्रेशर एक तरीके कार था, लेकिन ईरान उस प्रेशर में नहीं आया, और उसकी 2-3 बड़ी वजूहत है। पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम रहा है। इससे पहले भी चीज़ें जो डिफ्यूज़ हुई हैं उसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल रहा है, और कहा जाता है कि उनकी परसुएशन से, इसके अलावा सऊदी अरब और UAE और कतर, इनकी जो हम कह सकते हैं सफारती कोशिशें थी, उसके बाद जो है वो पहले भी जो है जंग डिफ्यूज़ हुई, जो जंगबंदी हुई। और इस दफ़ा अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक सेफ एग्जिट चाहते थे, और पाकिस्तान के जो हमारे फील्ड मार्शल है या पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो एक बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। इसमें कोई अब दूसरी राय नहीं है। इंटरनेशनली पाकिस्तान को एक खित्ते की बहुत बड़ी ताकत है, समझा नहीं जा रहा। साथ साथ सऊदी अरब, UAE और कतर, उनका रोल बड़ा अहम रहेगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आया ट्रंप साहब घबरा क्यों गए हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ईरान ने इस वक्त जो कहते हैं ना कि नर्व्स ऑफ जो आयरन नर्व्स थे ना खामेनेई साहब के, उन्होंने एक बड़ा किरदार अदा किया है, और ईरान डरा नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त UAE, कतर, सऊदी अरब और इर्द गिर्द के इवन जॉर्डन, वो ईरानी मिसाइल्स के निशाने पे रहेंगे, और अगर यहाँ 2-4 मिसाइल गिरते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो मिडिल ईस्टर्न मार्केट है वो किस तरीके से जो है वो न्यूट्रलाइज होगी, और लोग यहाँ से भागना शुरू कर देंगे। और ये मेरे ख्याल में 80s के बाद जिस तरीके से आपने मिडिल ईस्टर्न मार्केट को डेवलप किया, यहाँ ज़ायनिस्ट लॉबी के लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, मेरे ख्याल में ये तमाम के तमाम यहूदी लॉबी और इजरायली लॉबी के जो लोग हैं वो सिर्फ 2-4 मिसाइल्स के बाद भागना शुरू कर देंगे, और यही एक बड़ी वजह है कि शायद अमेरिका ने हमला करने की कोशिश नहीं की। दूसरा, आप देखें इस वक्त इजरायली जो वज़ीर-ए-आज़म थे, जो कि जंगी जुनून उनको था कि ईरान पे हमला करो, ईरान को टारगेट करो, आपने उनकी जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी, क्योंकि ईरानी जो सुप्रीम लीडर है उनकी जानिब से बड़ा क्लियर और वाज़ेह एक मैसेज था कि हमारा जो ट्रिगर के ऊपर हाथ है वो सीधा सीधा तेल अवीव को जो है ना वो राख का ढेर बनाएगा। तो मेरे ख्याल में आपने देखा कि इसराइल की जानिब से वो जो एक जंग का जुनून था ना वो नजर नहीं आया, क्योंकि वो तो ईरान को तबाह बर्बाद करना चाहते थे। दूसरा, आप देखें टर्म्स कंडीशन क्या होंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बड़ी अहम है, तुर्की की इन्वॉल्वमेंट बड़ी अहम होगी, सऊदी अरब की इन्वॉल्वमेंट बड़ी अहम होगी, लेकिन ये तीनों ममालिक भी नहीं चाहते कि यहाँ अमेरिका की बदमाशी कायम हो। मेरे ख्याल में एक सेफ एग्जिट दिया जाएगा। टॉक्स में ईरान कभी भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है वो वाइंड अप नहीं करेगा। जौहरी प्रोग्राम उसका पहले ही वो बार बार कहते रहे कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने एनर्जी के मकासद के लिए है, और जो है वो पुरअमन मकासद के लिए, वो न्यूक्लियर फिशन की तरफ नहीं जाएंगे, वो अफसूदगी की तरफ नहीं जाएंगे, और वो
न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाहते। तो मेरे ख्याल में वो चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि ट्रस्ट जो है वो ट्रंप पे नहीं किया जा सकता, ना इसराइल पे किया जा सकता है। मुझे ये लगता है कि शायद वो टाइम गेन करना चाहते हैं, मजीद जो है ना वो अपनी जो तमाम ऑप्शंस को वेट करना चाहते हैं कि अगर वो हमला करेंगे तो उनका नुकसान कितना होगा। बाकी कांग्रेस की जो ब्रीफिंग थी प्रेसिडेंट ट्रंप को, उसमें भी बड़ा वाज़ेह बता दिया गया था कि अगर अमेरिका हमला करता है ईरान के ऊपर तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि तमाम के तमाम अड्डे टारगेट में होंगे, जो उसके जंगी बेड़ा है वो टारगेट में रहेगा, और साथ साथ इसराइल की तबाही जो है ना इस दफा सर्टन थी। तो मेरे ख्याल में इस वक्त लगता है कि ट्रंप साहब जो है वो खुद चाहेंगे कि वो जो है इस मुसीबत से निजात दिलाएं। और आखिरी चीज जो इस वक्त जेफरी इप्स्टन वाला मामला बना है, उससे बड़ा वाज़ेह है कि ज़ायनिस्ट लॉबी और यहूदी लॉबी और मुसाद का बड़ा सख्त प्रेशर है ट्रंप के ऊपर कि वो ईरान पे हमला करे। लेकिन अब जब चीजें बाहर निकलना शुरू हो गई हैं और उसमें ट्रंप शायद ये समझते हैं कि उनका रोल इतना नहीं रहा, उनकी इम्पीचमेंट नहीं हो सकती, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद इस दफा ये जो जंग का मामला है फिलहाल वो लगता है कि न्यूट्रलाइज हुआ है, और शायद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बड़ी जंग ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्तकबिल करीब में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी अभी जो है शायद मुश्किल होगा कि कोई ऐसी चीज हो। ठीक, एहतशाम साहब, इसमें हम दो सिनेरियोज को देखते हैं। अगर नतीजा इसका पॉजिटिव निकलता है इन मुज़ाकरात का, तो आप क्या समझते हैं कि किन शराइत पर ये नतीजा निकल सकता है, कामयाबी से मुज़ाकरात हो सकते हैं? और दूसरा ये कि अगर नहीं निकलता तो आप समझते हैं कि अमेरिका फौरी तौर पर किसी हमले की जानिब जाएगा? दूसरा ये कि पाकिस्तान का हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के इसमें स्टेक्स भी हाई हैं। ईरान में अगर जंग होती है या कोई भी मामला होते हैं तो पाकिस्तान का अमन यहाँ पर ख़राब होता है। सो पाकिस्तान ने किस हद तक सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए, जब कोई स्टेक होल्डर किसी मुज़ाकरात या निगोसिएशन का हिस्सा बनता है तो ऑब्वियसली वो अपना काम भी कर रहा होता है। इंगेजमेंट्स हम देख रहे हैं ईरानियन के साथ पाकिस्तानियों की चल रही है। सागठार साहब की भी अभी रिसेंटली जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, किस हद तक बातचीत हो चुकी है कि ये इन चीज़ों पे आप मान जाएं और इन चीज़ों पे जो है वो आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं आगे? देखिए आमना, पहली तो बात है, आई एम ग्लैड कि आपने जो वेन्यू चेंज करने की बात की है इस्तांबुल से ओमान की तरफ कर दिया गया। आपने ओमान का लफ्ज़ यूज़ किया है, आपने अम्मान नहीं कहा, जो गलत तो लाम है। आज मैं देख रहा था सारे उर्दू अंग्रेज़ी अखबार में अम्मान लिखा हुआ है। अम्मान वो जॉर्डन का दारुल हुकूमत है, ओमान जहाँ पे मस्कत उनका दारुल हुकूमत है, वहाँ बातचीत होगी। GCC का अहम मुल्क है। अच्छा है, आपने इसको गलत नहीं बोला। आई एम ग्लैड, आपने सब पढ़ती हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। देखिए हम ना दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। पहली तो बात यह है कि अमेरिका की क्या डिमांड्स हैं। उनकी 3 डिमांड है प्रेसिडेंट ट्रंप की। न्यूक्लियर प्रोग्राम को कहते हैं 0 पे ले आएँ। दूसरा वो कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना इसको आप बंद करें, ठीक है ना। तीसरा वो कह रहे हैं कि आपकी जो प्रॉक्सीज़ हैं रीजन में, हमास है और हिजबुल्लाह है और हुतीज़ हैं, इनको आप फंड करना, इनको सपोर्ट करना, इनको बंद कर दें। ये उनकी 3 डिमांड है। अब ख़बरें जो आ रही हैं ईरान से, अमरीकी देख लें, उनके जो सदर हैं उन्होंने कहा है कि जी मैं, मसूद पेशकियान साहब वो कहते हैं कि जी मैं ना तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ ना ही मैं पेसिमिस्टिक हूँ। यानी वो कह रहे हैं कि ना उम्मीद भी नहीं और उम्मीद भी मुझे नहीं है। लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पे 0 टॉलरेंट है, नॉन निगोशिएटेबल, ये हमारा जो है निगोशिएबल ये इशू है। अब दूसरी तरफ जो ख़बर की बात है, मैं आपको बड़ी ख़बर बता देता हूँ आमना। वो तो कहा जा रहा है कि डील ऑफ द सेंचुरी, जिसके लिए बैकग्राउंड में पाकिस्तान ने और टर्की ने बहुत काम किया है, वो आमना ये है कि जिसमें उनको कहा जा रहा है कि जी आप ईरान को कि थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी, लफ्ज़ यूज़ किया गया है, आप फ्लेक्सिबिलिटी शो करें और चीज़ें ठीक करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो मुश्किलात होंगी वो तो होंगी, और ख़ास तौर पे रीजन में हमारे लिए और हमसाय मुल्क में क्या होगा, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होंगी, लोग वहाँ से निकलेंगे और फिर जिसको कहते हैं बैक यार्ड में ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा। पाकिस्तान नहीं चाहता ये हो। अब दूसरे जो एक इंसेंटिव मेरी ख़बर है आमना, वो दिया जा रहा है ईरान को कि भाई 45 साल की जो आपके ऊपर सैंक्शन है ना, उसको हम पूरा ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे। आप अपने बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, अब देखें न्यूक्लियर प्रोग्राम तो अमरीकियों को भी पता है, वो तो 4% जो है ना वो तय हुआ था। आपको याद है 2015 का मायदा P5+1 वाला, उसमें तो उन्होंने 4% पे ले जाने की बात की थी, जिसे 2016 में अमेरिका ने शामिल होने के बावजूद, ये भी तारीख का एक अलमिया है, इतनी बड़ी ताकत साइन करके भाग जाए, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने आके 2016 में इक़्तिदार में उसको ख़त्म कर दिया था। वो तो न्यूक्लियर प्रोग्राम तो कहते हैं जी वैसे ही जो है ना वो नॉर्मलाइज्ड है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो एनर्जी के लिए हो रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल पे आमना वो नहीं चाहते, सुपरसोनिक उनका, हाइपरसोनिक उनका एक प्रोग्राम है,
और जिसकी जायशा भी जिक्र कर रहे हैं कि जी उनके मिज़ाइल जो है ना वो डेफिनेटली वहाँ तक जा सकते हैं तल अवीव तक, लेकिन वो कहते हैं ना इफ़ द विशेस वर द हॉर्सेस, ये ख्वाहिश ये है कि जी उनको तबाह बर्बाद कर सकते हैं वो। मेरा भी दिल चाहता है कि इजराइल को तबाह बर्बाद किया जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है, ईरान में इतनी सख्त नहीं है। हाँ वो एक टफ़ टाइम दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता कि उनकी तबाही फिर जाए। उनको जो वसाइल मिले हुए हैं, अमेरिका और पूरा यूरोप खड़ा हुआ है उनके साथ, तो इतनी आसानी के साथ वो सवाए है कि अल्लाह कुछ करना चाहे तो उसको रोक नहीं सकता। अब ये कि ये पाकिस्तान और टर्की के आमना जो एफ़र्ट्स हैं ये कितने कामयाब हो गए, बड़ी हद तक तो फ़ॉरेन ऑफिस के लोग जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि हमें उम्मीद पैदा हो रही है, और हम बड़ा वाज़े तौर पे ये बता रहे हैं ईरान को बग़ैर लफ्ज़ चबाए कि आप ये मत भूल जाएँ, भले ये कितने अनप्रडिक्टेबल हैं, भले इनका कोई पता नहीं। वो कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प मैं किसी आइन को, किसी कानून को, किसी इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता, मोरालिटी मेरी अपनी है। तो कहा जा रहा है कि कोई भी इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प को टेक ऑन नहीं करना चाहता। देखिए हम ना कोई ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, हमें मानना पड़ेगा। अभी उनके 3 साल रहते हैं, नथिंग कैन बी सेड, कुछ भी उस दौरान हो सकता है अगर उन्होंने फ़ैसले ले लिए। अभी देखें सबसे बड़ा टफ़ टाइम जो है मुझे लग रहा है यूनाइटेड नेशन बंद होने जा रही है। जिस तरीके से अमेरिका जो 70% फंडिंग देता था उन्होंने बंद कर दी है। अब वो ज़ाहिर है कैसे चलेगा, पैसे के बगैर बाकी ममालिक तो इतना पैसा नहीं दे सकते। तो अपने लग रहा है कि यूएन बंद हो जाएगी। सारा फोकस जो है अपना डेवोस पे चला गया है। डेवोस को ये हब बनाना चाहते हैं, वो भी इसलिए कि वहाँ पे 70-80% बिजनेसमैन है जिनका होल्ड है। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज उनके लीडर वहाँ इकट्ठे होते हैं, बुनियादी तौर पे आपके मेरे लिए नहीं इकट्ठे होते, अपने मफाद के लिए इकट्ठा होते हैं। वो डेवोस को एक हब बनाना चाहते हैं, और ये नया जो आप पीस बोर्ड बनना है उनका, जिसमें $1 बिलियन हर किसी से मांग रहे हैं, वो कामयाब होते ही नहीं होते। लेकिन उनका डेफिनेटली फोकस ये है कि अपने अहदाफ कैसे हासिल करने हैं। अब ईरान के बारे में जो उन्होंने सोच रखा है, अभी देखें मुझे नहीं लगता आमना कि अगर ये बातें ना मानी गई तो खुदा ना खास्ता ये वो हमला करेंगे। और वैसे भी आपको याद है ओमान जब अब वेन्यू चेंज किया, पिछले साल भी ओमान में इनकी बातचीत हुई थी। कुछ लोग कहते हैं डायरेक्ट बातचीत हुई थी, कुछ कहते हैं इनडायरेक्ट हुई थी, और वो कामयाब नहीं हुई थी। और नतीजतन 12 दिन की लड़ाई आपने देखा, जून में बहुत बड़ा हमला इजराइल और अमेरिका ने किया था। तो लोग ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं ईरान को कि देखें आपकी बातें भले सही हों, आप हर लिहाज से सही हो सकते हैं, आपका नुक्ता नज़र बड़ा ठीक हो सकता है, लेकिन कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ भी होते हैं जिनको सामने रख के आपको आगे चलना होता है। अभी देख लें रिजीम चेंज करने की बड़ी कोशिश की, वहाँ पे नाकामी होगी, दुनिया को नहीं कर सके, थोड़ा सॉरी करके पीछे हटे हैं। अभी लोगों को ये पता है कि रिजीम चेंज के नुकसानात हमारे पूरे रीजन में होंगे। आग लग जाएगी, खुदा ना खास्ता कुछ और हो गया, ईरानी इधर कहते हैं ना तफ्तान बॉर्डर के पास आके इजरायली बैठ जाएंगे अगर ये हुआ। अभी देखें जिस तरह रॉ और CIA मोसाद हम ना जिस तरह बलूचिस्तान में आपने देखा इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं, ईरानी बलूचिस्तान को और पाकिस्तानी बलूचिस्तान को तोड़ के एक नई रियासत बनाना चाहते हैं। मेरे मुंह में खाक, और अल्लाह कभी ऐसा ना करने दे ऐसा हो, लेकिन उनके अज़ाम ऐसे हैं। तो ईरान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा ईरान की आमना लिमिटेशंस है। ईरान टफ़ टाइम दे सकता है, हमले कर सकता है, ड्रोन मारेगा, ये करेगा, लेकिन जिस तरह अमेरिका आता है, आपने देखा ना जिस तरह न्यूक्लियर पे आपने हमले किए, उन्होंने सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई थी। तो मेरा ख्याल है बैकग्राउंड में जो सफारती सतह पे पाकिस्तान और तुर्की कोशिश कर रहे हैं, और बैकग्राउंड में उसके साथ साथ सऊदी अरब भी शामिल है। अल्लाह करे ये वो डील ऑफ द सेंचुरी कहा जा रहा है, ये हो जाती है तो मेरा ख्याल अमन हो जाएगा, हमारे लिए दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल, और अब हम देख भी रहे हैं कि सऊदी अरब और तुर्की के हाई ऑफिशियल्स की मुलाकात भी हुई है इस सिलसिले में। सो लेट्स सी कि अब क्या किस हद तक डिप्लोमेसी काम करती है। थैंक यू सो मच एहतशाम, ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।